बिल्कुल। वेलकम टू ऑल। आज हम लोग एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में, वो भी एक लिस्टेड कंपनी के, जो कि एक एनबीएफसी हो, क्या क्या काम करने पड़ते हैं उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं। हमारे साथ है सीएस अनमोल, जो इस प्रोसेस में हमको गाइड करेगी। वेलकम अनमोल। थैंक यू सर। चलो, तो अभी हम लोगों ने एक टेबल का फॉर्मेट बनाया है, ब्लैंक। इसमें हम लोग पहले सिर्फ कंप्लायंसेस एंटर करेंगे, और जब एक बार सब यस। कंप्लायंसेस एंटर हो जाएगी फिर हम ड्यू डेट्स करेंगे। तो आइडिया यस। है कि फर्स्ट हाफ एन आवर में पूरी कंप्लाइंसेस हम मार्च से लेके अगली मार्च तक का हम लिस्ट आउट कर सकें। तो स्टार्ट जी। करेंगे हम लोग क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो से, जहाँ से मैं शुरू करा रहा हूँ, उसके बाद आप फटाफट बताते जाए। तो क्लोजर ऑफ जी। ट्रेडिंग विंडो में क्यों करते हैं हम, क्या है ये कंसेप्ट? क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो हम करते हैं ताकि जो भी ट्रेड कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटीज में, तो हमारा ये रहता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स जब तक हम डिस्क्लोज ना करें तब तक ट्रेडिंग विंडो अपना बंद रहे, ताकि कोई भी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिनके पास है वो ट्रेड ना कर सके तो कब सिक्योरिटीज में। सो कब दैट इज से द कब तक पर्पस। कब से कब तक बंद रहती है विंडो? अपना क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो लास्ट डे, जो अपना फाइनेंशियल ईयर का, वहां से लेके हम लोग जब तक फाइनेंशियल्स बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज नहीं कर देते हैं तब तक बंद रहेगा। इसमें ऐसा रहता है, फर्स्ट डे, फर्स्ट, लाइक अभी हम लोग मार्च में खड़े हैं, तो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो होगा 1 अप्रैल से। जी। अप्रैल 1 2025 से कब तक बंद रहेगी? टू ट्रेडिंग 48 डे, आवर्स पोस्ट डिक्लेरेशन। 48 आवर पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, राइट? जी। जी। और और ये कहाँ पे करना पड़ता है इसमें अपडेट? स्टॉक तो एक्सचेंज पे अपलोड कर देते हैं हम। अपलोड करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में, ऑन स्टॉक एक्सचेंज अपलोड करना पड़ता है, वेबसाइट पे कंपनी की। अपडेट करना पड़ता है, और एनएसडीएल और सीडीएसएल, यस। जो भी डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी है, उसकी साइट पर हम्म। अपडेट करना पड़ता है, एसडीडी के सॉफ्टवेयर में यस। अपडेट अपलोड करना पड़ता है, ऑन आवर ऑन कंपनी वेबसाइट, राइट? ऐसे ही होता है ना? यस। और जी। कब करना पड़ता है? बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर। तो यस। लाइक इस केस में बिफोर 31 मार्च। फिर इसमें 2 दिन उनको देना चाहिए अपडेशन के लिए, तो जल्दी 2 डेज बिफोर करते हैं, तो 29 तक कर देते हैं, जी। सो दैट वो अपने सिस्टम में प्रॉपरली इसको रिफ्लेक्ट कर सके। यस। इसके अलावा कुछ है इसमें, इस कंप्लायंस में? नहीं। तो हम लोगों ने जो ज्यादा ही फॉन्ट बड़ा हो गया ना, तो बड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा रख। चल, इसके बाद क्या करना? नेक्स्ट काम, अभी मार्च खत्म, अब अप्रैल में आ गए। अप्रैल में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अप्रैल में हम लोग पहले डिक्लेरेशन, जो अपना DIR 8 रहेगा या MVP 1 है अपना, वो, देन अपार्ट फ्रॉम, या वी कैन फर्स्ट स्टार्ट विद टू डिक्लेरेशंस, एनुअल ऑब्टेन डिक्लेरेशंस। टू टेन एनुअल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या क्या? MBP 1, जी। यस। डिर 8, फिर ID डिक्लेरेशन। अपन एक एक को डिस्कस करेंगे, पहले लिख लेते हैं।
आईडी डिक्लेरेशन और हम्म। कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लायंस। और क्या होता है? कमिटी पोजीशन। affirmation of code of conduct by senior management, yes, okay, that is done, हाँ यही रहते हैं। कमिटी पोजीशन, लिस्ट ऑफ रिलेटिव फॉर एसडीडी, एनी चेंज, एनी चेंज। ठीक है, ये एनुअली लेते हैं हम इनसाइडर ट्रेडिंग में। उसके अलावा क्या लेते हैं डायरेक्टर से? एमबीपी वन लिया, हाँ। इनसाइडर ट्रेडिंग में हम्म। डिक्लेरेशन, एनुअल डिक्लेरेशन ऑफ शेयर होल्डिंग। और क्या लेते हैं? That's it। ठीक है, तो अब एक एक को डिस्कस करते हैं। एमबीपी वन में वो क्या बोलता है डायरेक्टर? एमबीबी वन में बेसिकली डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करता है, उसका कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट है हम्म, कंपनीज में, किस किस कंपनीज में, तो वो पूरा एमबीबी वन का डिस्क्लोजर रहता है। तो इसके लिए स्पेसिफाइड फॉर्मेट है एमबीपी वन का, गूगल मारेंगे तो मिलेगा। यस यस यस। ठीक है, डी रेट में क्या बोलता है? डीआईआर रेट तो डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्लोजर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अगर कहीं है डायरेक्टर का, तो वो टाइम पे वो उसमें मेंटेन करना होता है, तो डीआईआर रेट इज पर्टिकुलरली फॉर दैट। तो डीआई रेट क्यों लेते हैं? डीआईआर रेट इज अ बेसिक लाइक ईयरली कंप्लायंस, 1 अप्रैल में ही ले लिया जाता है प्रूफ करने के लिए कि डायरेक्टर कहीं पे भी डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ये तो क्या वो ऑडिटर्स बेसिक। ऑडिटर्स को अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ता है कि कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं है, तो ये ऑडिटर्स मानते हैं, उनके लिए लेते हैं। अदरवाइज डी रेट जी की रिक्वायरमेंट है कि ओनली ऑन अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट देना पड़ता है। जी। ठीक है, आईडी डिक्लेरेशन क्या है, इसमें क्या ध्यान देते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जितने भी compliances हैं अंडर सेक्शन 149, दैट डायरेक्टर इज complying with all the conditions that are applicable for independent director and it is completely independent, तो वो सारे डिक्लेरेशन हम उसमें पार्ट लाता है उसमें। तो इसमें दो टाइप से रहते हैं, कंपनी एक्ट की डिक्लेरेशन एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज की डिक्लेरेशन, जो रेगुलेशन के हम्म। से आती है। उन दोनों को डायरेक्टर कंफर्म करता है कि वो सारे क्राइटेरिया मैच कर रहा है। उसके अलावा वो हम्म। ये भी कंफर्म करता है कि उसने आईडी, जो डाटा बैंक है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। जी। कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लायंस क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट जस्ट बेसिक अपना डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें अपना जो जितने भी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसका कोड ऑफ कंडक्ट हो रहा है कि नहीं, वो असर्टेन करने के लिए इट इज अ फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ अ नेसेसरी कंप्लायंस। इसमें कैसा है कि लिस्टिंग कंपनियों को कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना कंपलसरी है, डायरेक्टर्स के लिए और सीनियर मैनेजमेंट के लिए। यस। तो डायरेक्टर्स अपने को कंफर्म करके देते हैं कि वो उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर इस कोड के साथ कंप्लायंस करी। जी। ठीक है, उसके बाद कमिटी पोजीशन क्यों चाहिए? कमिटी पोजीशंस एज वो कौन सी कमिटी में एट प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, कुछ चेंज तो नहीं है उनके कमिटी में, तो वो उसके लिए कमिटी पोजीशंस का भी रिक्वायरमेंट रहता क्योंकि जब आप सीजी रिपोर्ट भरोगी मार्च क्वार्टर की, है। जी। तो आपको लगे, हम्म। फिर आपको उसमें करेक्ट। कंफर्म करना पड़ता है कि भैया 5 या 10, 5 में चेयरमैन और 10 में मेंबर से ज्यादा तो नहीं है, तो उसके लिए ये आपको हेल्प करती है। राइट। लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स फॉर एसडीडी क्या है? लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स अपने एसडीटी पोर्टल पे हम किस किस कोई कौन से रिलेटिव हैं जो हमारे साथ हैं, तो दैट विल बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ, वो इन्फॉर्मेशन उन लोग के पास भी रहेगी, तो हम्म, हमें वो रिलेटिव्स का डिक्लेरेशन देखना पड़ता है, कुछ चेंज है तो वो उसमें अपडेट करना नेसेसरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। ठीक है। और ये इंसाइडर ट्रेडिंग एनुअल डिक्लेरेशन ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है? एनुअल इनसाइडर ट्रेडिंग, एनुअल डिक्लेरेशन ऑफ शेयर होल्डिंग, जो अपना जो शेयर होल्डिंग है हम कहाँ कहाँ होल्ड करते हैं, कौन सी कंपनीज में हम लोग का इंटरेस्ट है पर्टिकुलर पर्सन का, तो वो डिक्लेरेशन है। नहीं नहीं, ये क्या है कि आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर जिस कंपनी में डिक्लेरेशन दे रहा है, उसमें हम्म। वो कितने शेयर होल्ड करता है, ये शेयर्स देख होल्ड कर रहा है, या दैट इज ये व्हाट, या। देखने के लिए कि कोई वायलेशन तो नहीं हुई, कोई कॉन्ट्रा सेल तो नहीं हुआ, जो भी किया जी। ट्रेड क्लियरेंस लेके किया कि नहीं किया। अब ये सब रिक्वायरमेंट जी। कब तक अपने को पूरी करनी है? ड्यू डेट ये अपना अप्रैल, 1 अप्रैल को है, यस। मतलब अप्रैल मंथ में आपको ये सब कंप्लाई कर लेने का। जी। जी। क्यों? क्योंकि डी रेट आपको ऑडिटर को देना है, एमबीपी में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में रखना है, आईडी डिक्लेरेशन सिर्फ हम्म। रिकॉर्ड के लिए है, कोड ऑफ कंडक्ट सबका हम्म। आने के बाद इंफॉर्मेशन मिलती है,
कमिटी पोजीशन सीजी कमिटी में, पोजीशन सीजी के लिए, यस। और इनसाइडर ट्रेडिंग भी उसके लिए यूज होगी। जी। ठीक है। इसमें कुछ रिमार्क क्या ध्यान रखने का, कुछ देखने का इसमें ध्यान रखने का? नहीं। ठीक है। उसके बाद अब क्या करोगे? एक सेकेंड, वॉइस कटा। हम्म, अभी आ रही है आवाज? जी। जी, उन्हें आ रही है। अब ये हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे सेबी को प्लेज की डिक्लेरेशन दे गया। ये क्या है सेबी प्लेज की डिक्लेरेशन अंडर एसएएसपी? आवाज आ रही है? ये क्या है, रेगुलेशन 30 में आता है, विद इन 7 डेज प्रमोटर ग्रुप ये देते हैं कि हमने जो भी प्लेज डिस्क्लोज की हुई है एक्सचेंज में, उसके अलावा किसी भी तरह की कोई और एनकम्प्रेंसेस तो नहीं है। पहले दो डिक्लेरेशन जाती थी, एक टोटल शेयर होल्डिंग की और एक प्लेज की। लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद अभी खाली प्लेज के बारे में इंफॉर्मेशन जाती है कि भैया जितना हम लोगों ने एक्सचेंज में डिस्क्लोज किया उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी ड्यू डेट 7 वर्किंग डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर। अगर कोई डेट गलत हो कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आउट कर सकते हैं क्वार्टर। ठीक है। तो रिमार्क इसमें है बेसिकली कि नो प्लेज डन अदर देन डिस्क्लोज, दिस चीज की डिक्लेरेशन है। ठीक। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? आवाज आ रही है सर? यस। जी, उसके बाद हमारा लिस्टेड कंपनी का जितने भी क्वार्टरली कंप्लायंसेस हैं हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उससे भी पहले आपके आरओसी के कुछ फॉर्म्स ड्यू हो जाते हैं यहाँ पे, जो ड्यू जी। हो जाते जी। हैं, जो आप कर सकते जी। हैं। डीड यस। के भी कर सकते हैं। हम्म। DIR KYC में टाइम है, टिल टाइम है 30th ऑफ पर ड्यू हो जाता है, सितंबर। अब पहली पहली अप्रैल अप को टू भी। डेट, यस। जी। ठीक है। अप टू सितंबर यहाँ पे आप वेब और फुल केवाईसी कर सकते हैं। क्यों करते हैं? एनुअल है डीड। यस, एनुअल। डीड थ्री, डीड केवाईसी क्या बोलते हैं उसको? DIR 3 KYC। डीड थ्री केवाईसी। ठीक है। तो किसको करना है? हर वो डायरेक्टर जिसके पास एक्टिव डिन है उसको हर साल अपना केवाईसी फॉर्म भरना है। अगर कुछ चेंजेस है तो जी। केवाईसी से, अदरवाइज वेब बेस पे भी हो जाता यस, करेक्ट। है। उसके बाद क्या करने का, फॉर्म कौन सा ड्यू होता है? डीपीटी थ्री। DPT 3, या वी कैन डू इट, बट उसका भी ड्यू डेट आगे तक चलता है। ये कब तक रखेंगे? जून 30th ऑफ द ईयर के पहले हम लोग को वो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स करना बाय जून। ठीक है। इसमें आप क्या कहते हो? है। रिटर्न एग्जम्प्टेड ऑफ डिपॉजिट्स है, और या अनएग्जम्प्टेड डिपॉजिट की डिटेल देते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? एमएसएम यस। वन, इसमें क्या करना होता है बाय अप्रैल 30? या जितना भी, हाँ, आउटस्टैंडिंग है ना, वो साल में 2 बार रहता है MSME। अप्रैल में भी करना होता है, सितंबर का भी एक क्वार्टर का रहता है। पर तो इट इज बेसिकली इस फॉर्म में जितना भी आउटस्टैंडिंग रहेंगे हमारे ड्यूज, वो वो दो, सारा डिटेल इसमें है। मोर वो देन दो। 45 डेज। ठीक है। तो ये रहता है उसका। उसके बाद आपका क्या आएगा? आरओसी का कुछ और ड्यू रहता है?
इस पीरियड में? नहीं, नहीं ये पीरियड में नहीं। हम्म? देख लो, सोच लो एक बार। आपने क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो कर लिया, आपने डायरेक्टर से एनुअल डिक्लेरेशन ले ली, सेबी प्लेज जी। की डिक्लेरेशन ले ली, आपने डी थ्री केवाईसी करा लिया, फॉर्म डीपीटी करा लिया, एमएसएमई वन करा लिया। अभी भी जी। हम महीने में ही हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम जाएंगे तो 21 डेज वाले जो क्वार्टरली कंप्लायंसेस है वो हम पहले देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ तो 21 डेज, या इन्वेस्ट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस। 21 डेज, 30 डेज कितनी? 21 डेज। बाय April 21। ठीक है, स्टिल अगर कोई डेट आगे पीछे होगी तो कोई भी कमेंट करके आप ठीक करा सकते हो। अभी हम लोग बिना जी। कोई डॉक्यूमेंट सामने रखे लिख रहे हैं। हम्म। और इसमें देते क्या? नंबर ऑफ कंप्लेंट, यस। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर एंड द एंड ऑफ द क्वार्टर। स्टेटस। हाँ, जी। स्टेटस क्या है? उसके बाद हम्म, हाँ, अभी नेक्स्ट वीक लेते हैं। जी, नेक्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ, अब हम भर रहे हैं, तो खाली कर देते हैं। अब आप भर रही हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। अभी भी हम अप्रैल महीने में ही है ना, इसे अप्रैल महीने के ही काम दिख रहे हैं कॉर्पोरेट। अभी इंटीग्रेटेड फाइलिंग आई है, लेकिन ये भी साथ साथ चल रहा है, तो इसके दोनों करने पड़ेंगे, गवर्नेंस रिपोर्ट प्लस। राइट। देन कब करना है? 21 डेज। ट्वेंटी 20 वन डेज यस। अप्रैल। ठीक है, इसके अलावा जी। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करना पड़ता है। किसको? लिस्टेड कंपनियों के लिए ना, रिमार्क्स में यस। लिस्टेड। यस। लिस्टेड, लिस्टेड 21 अप्रैल। राइट, फिर रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। यस। रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। इसका 30 डेज रहता है ड्यू डेट। 30 अप्रैल। ये भी लिस्टेड को एप्लीकेबल है। यस। उसके बाद नंबरिंग चेंज कर देंगे इसका। 8, 9, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन वेरिएशन। 10, वो मीटिंग के बाद आएगा। या 45 डेज। 13, 14। उसके बाद अभी अगर आप एक एनबीएफसी हो, तो आपकी हम्म। तीन तीन रिटर्न ड्यू है। डीएनबीएस 2। हम बात कर रहे हैं कि ऐसी एनबीएफसी जो खाली नॉन सिस्टमेटिक, नॉन इम्पोर्टेंट है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, उसको ये तीन रिटर्न ओके। ड्यू हो जाती है मार्च के बाद 10। ठीक है, 10 है फॉरेन फंड्स इन्वॉल्वमेंट के लिए। फॉरेन फंड, ये डीएनबीएस 10 है टैक्स रिपोर्ट, स्टेट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट, और ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स की रिपोर्ट है। फिर एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी पड़ती है, ओके। आरबीआई नोट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में, ओके। एंड नोट एंड विल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो ये जो रिटर्न्स है, ठीक है, ये और इसके लिए हमको अप टू दिसंबर तक का टाइम मिलता है। हम्म, और ये 30 अप्रैल तक देनी पड़ती है। ओके। और ये है एन डी एन एस आई एन बी एफ सी को एप्लीकेबल। बाकी को भी है, लेकिन इनको तो एप्लीकेबल है ही है, ये चार चीजें। जी। राइट। अभी राइट। सोचो कि एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अभी क्या रह गया अप्रैल महीने में करने को। अभी एक बोर्ड मीटिंग, अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसके पहले अभी जो पहले जो सर्टिफिकेट्स जाते थे,
अब यहाँ पे आपका देखो एक और सर्टिफिकेट है ना जो आपको देना पड़ता है। कौन सा? सर्टिफिकेट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। हम्म। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। नहीं नहीं, अभी देखो यहाँ मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट। यहाँ से अब आप आगे आओ, ये सब रिकॉर्ड उड़ाता हूँ मैं। 15। अब आप आओ डेट लिस्टेड कंपनी होने पे, जी। जो हम जनरली लिस्टेड अनलिस्टेड डेट इक्विटी सब कवर कर रहे हैं। अब अगर आप डेट लिस्टेड कंपनी हो तो सीएस एंड आरटीएल इंटीमेशन जाती है यस। स्टॉक एक्सचेंज, राइट? यस। ड्यू डेट 30। 30 days। 30 करते हैं किसके लिए? डेट लिस्टेड के लिए। उसके बाद अगर आपके सुपर 31 मार्च को कोई अमाउंट ड्यू है, हम्म, जी। या 30 अप्रैल को कोई अमाउंट ड्यू है, तो आपको इंटीमेशन देनी है रिकॉर्ड डेट। यस। ठीक है। और ये देनी पड़ती है कितने दिन एडवांस? 15 days प्रायर। नहीं नहीं, 50 डेज पहले तो रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट रहती है 7 days प्रायर। अगर 7 डेज है कि क्लियर डेज है? मुझे लगता है क्लियर डेज है, और वो भी 3 या 4 क्लियर डेज है। ओके। लाइक 13 के केस में 7 बन रही थी, यस। तो 1, 2, 3। क्लियर डेज है ना। हाँ, तो 3 क्लियर डेज इन एडवांस। 3 क्लियर डेज इन एडवांस ये विल रीचेक कर लेंगे, लेकिन डेट लिस्टिंग में देना पड़ता है ओके। रिकॉर्ड डेट का, कि हमारा इंटीमेशन रिकॉर्ड डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल। यस। अब रिकॉर्ड डेट तो होगी, फिर जब पेमेंट डेट आएगी, हम्म, तो इंटीमेशन ऑफ पेमेंट, मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ये देना पड़ता है। ये कब देना पड़ता है? जी। इंटीमेशन ऑफ मेकिंग पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट हो गया। डे ऑफ पेमेंट ड्यू डेट। यस। ये भी डेट लिस्टेड को एप्लीकेबल है। लिस्टेड कंप्लेंट। यस। फिर उसके बाद आपको हाफ ईयरली आईएसआई समरी देनी पड़ती है, समरी रिपोर्ट। यस। कितने दिन में? 15 के 30। 30 days। डेज पे हम इतना फोकस नहीं कर रहे, लेकिन मंथ वही रहेगा, तो अगर कुछ भी जी। चेंज है एक बार रेगुलेशन देखने का, लेकिन ये कंप्लायंस भी करनी पड़ती है। हम्म? यस। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो क्वार्टरली इनकी कंप्लायंस है डेट लिस्टेड में, सीएसआरटी की इंटीमेशन क्वार्टरली कंप्लायंस है, रिकॉर्ड डेट इवेंट हम्म। बेस्ड है, अगर इंटरेस्ट प्रिंसिपल ड्यू हो रहा है। सिमिलरली आपका अगर पेमेंट हुई तो है हाफ ईयरली आईएसएन, ये हाफ ईयरली रिपोर्ट अभी जाएगी, तो मार्च में वो ड्यू हो जाती है, मार्च के हिसाब से। यस। करेक्ट। एज ऑन 31 मार्च आपके पास कितने आईएसएन आउटस्टैंडिंग थे? यस। हम्म? तो अभी तक हम लोग पहुंचे सीजी फाइल की, रिकंसिलेशन फाइल की, ये सब की, डिक्लेरेशन की। देन अगली रिटर्न ड्यू होती है कौन सी? सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट, सेक्रेटोरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। जो टू स्टॉक 60 days। एक्सचेंज, है ना? टू हम्म। स्टॉक एक्सचेंज 60 डेज ऑफ एंड ऑफ ईयर, हम्म। इक्विटी लिस्टेड एंड डेट लिस्टेड। डेट में सबको नहीं, एंड हाई वैल्यू डेट लिस्टेड, हाई डेट। यस। डेट लिस्टेड को, राइट? उसके बाद क्या यस। हुआ? अब हम आ गए, हमने कंप्लायंस जो फाइल करना था एक्सचेंज में फाइल कर दिया। अब हमारी बारी बोर्ड मीटिंग बुलाने की, तो हमको बोर्ड मीटिंग जी। अगर बुलानी है तो एक्सचेंज को नोटिस देना है। प्रायर इंटीमेशन। यस। नोटिस, बोर्ड मीटिंग,
टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, 2 वर्किंग डेज इन एडवांस, यस। ठीक है। डेट कंपलसरी है एंड पर्पस कंपलसरी है। उसके बाद आपने नोटिस दे दिया, अखबार में भी नहीं छपवाना पड़ता है नोटिस, पहले अखबार में भी जाता था, अब अखबार में नहीं जाता। नहीं फिर आप जानता, क्या करेक्ट। करोगे नोटिस होने के बाद? नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग हो गया, दिन जिस दिन बोर्ड मीटिंग है, अब हाँ, कंक्लूजन ऑफ अभी बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है, किस लिए? बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है। फॉर रिजल्ट। यस। तो इसका रूल कैसा है? क्वार्टरली जो है 45 डेज, और ईयरली 60 डेज। 60 days। ठीक है, 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर, राइट। यस। और रिमार्क अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको विद इन 1 वर्किंग डे इंटीमेट टू एक्सचेंज द रीजन फॉर नोट होल्डिंग, और आपकी पेनल्टी चालू हो जाती है अगर आप रिजल्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी नोटिस दिया यस। कि आपकी बोर्ड मीटिंग हुई, अब बोर्ड मीटिंग होने के बाद आप क्या करोगे? बोर्ड मीटिंग होने के बाद जो भी आउटकम है आपके बोर्ड मीटिंग का, वो हम लोग स्टॉक हाँ, एक्सचेंज को इंटीमेट करेंगे। आ जाओ फिर। अब बोर्ड मीटिंग होगी, सबसे पहले ये रिजल्ट के लिए मीटिंग हुई थी, तो क्विक रिजल्ट सबमिट करोगे? जी। हाँ, क्विक रिजल्ट टू स्टॉक एक्सचेंज, यस। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है। अब इसकी टाइमलाइन क्या है? 30 मिनट्स और हम्म। 3 आवर्स। अगर यस। वर्किंग आवर्स में खत्म हुई, ट्रेडिंग आवर्स में, तो तो 30 मिनट्स में, 30 minutes। अदरवाइज 3 आवर्स, अगर अगले दिन की प्रयास। मीटिंग अगले दिन के ट्रेडिंग ओपन होने से पहले हुई है, मतलब करंट डेट में ही बंद हुई है, तो उसके यस। अलावा आपका इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 आउटकम। अगर कोई भी बोर्ड मीटिंग में ऐसी कोई इवेंट हुई जिससे रेगुलेशन 30 ट्रिगर हो रहा है, तो वो आपको यस, तो अलग विद से। हम्म। सेम टाइमलाइन, अगर बोर्ड मीटिंग से कोई चीज इलिमिनेट होती है तो यही टाइमलाइन एप्लीकेबल होते हैं फिर करेक्ट। इसमें। और फॉलोड बाय XBR यस। इन 24 आवर्स। अभी 24 आवर है कि नहीं है अभी भी? है एप्लीकेबल। ठीक है, अब क्योंकि ये मार्च की मीटिंग है, तो इसका मतलब हम्म। इसके अंदर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी एक्सचेंज हो जाएगा। यस। हाफ ईयरली में एप्लीकेबल रहता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वो भी सेम उस पर जाएगा, रिजल्ट के साथ, अलोंग विद रिजल्ट, यस, ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन, या। अलोंग विद रिजल्ट। उसके बाद अगर आपने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, कोई इशू किया हुआ था, तो हम्म। डेविएशन, वेरिएशन। डिस्क्लोजर ऑफ वेरिएशन यस। ऑफ इशू प्रोसीड रिव्यूड बाय ऑडिट कमेटी जाता है, जी। सेम अलोंग विद रिजल्ट। ये सब किसको एप्लीकेबल है? लिस्टेड। जो लिस्टेड कह रहे हैं, तो लिस्टेड मतलब दोनों टाइप की लिस्टेड, हम्म। रेगुलेशन में 51 हो जाता है, और ये फॉर भी डेट, रजिस्टर यस। होता है। अब इसके बाद सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है आपको, यस। किस केस में? अलोंग विद रिजल्ट, डेट लिस्टेड के केस में, यस। ठीक है। अंडर सिक्योरिटी रेगुलेशन 54। सर्टिफिकेट, ठीक है, जो हम्म। टू DT भी जाता है एंड एक्सचेंज भी जाता है। यस। हम्म। अभी आपकी बोर्ड मीटिंग भी हो गई, ये सब भी हो गया,
अब आप अगर एक अनलिस्टेड कंपनी थी तो आपका पैस फिक्स भी ड्यू था, यस। 60 डेज वाला। रिकन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल रहता है इसमें, शेयर कैपिटल और अनलिस्टेड में है ये। उसके बाद अब अगर आप लिस्टेड कंपनी और आपने कोई डिफॉल्ट किया है ड्यूज में, तो डिस्क्लोजर ऑफ डिफॉल्ट कहता है, मंथली जी। एंड क्वार्टरली, मार्च के केस में क्वार्टरली डिफॉल्ट। ठीक है। अगर आपने कोई लोन का किसी का डिफॉल्ट करके रखा हुआ है तो आपको इंटीमेशन देनी पड़ती है। देनी ये पड़ेगी। एज एज पर मास्टर ऑफ क्लोज आपको डेट देखनी पड़ेगा, पर वो अप्रैल मंथ में ही जाता है, ओनली इफ एनी डिफॉल्ट। उसके बाद एक जाता था आपका लार्ज कॉर्पोरेट का डिस्क्लोजर। जी। लार्ज कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। वो कब जाता है? 30 डेज। लार्ज कॉर्पोरेट की अभी वो रिजल्ट के साथ ही आपको देना पड़ता है। नहीं नहीं, रिजल्ट के साथ नहीं, अलग से जाता है। चेंज हुआ था ना वो बीच में, इनिशियल जो डिस्क्लोजर नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला। हाँ, 30 डेज में जाता है। डेट करें आज नवंबर 15 22 जाता है। मेरे को जहाँ तक याद में आता है कि बीच में चेंज हुआ था, जहाँ पे वो कह रहे थे कि जब आप रिजल्ट सबमिट करते हैं तो उस जी। स्टेज पे आप वो सब पैरामीटर्स दो और वहां से हम चेक करेंगे कि आपको एप्लीकेबल है कि नहीं। ओके। तो अलोंग विद रिजल्ट रहता है वो, रीचेक कर लीजिएगा सर्कुलर के हिसाब से, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी लास्ट नॉलेज के हिसाब से कि वो ओके। बदल गया है, डुप्लीकेट। ठीक है। तो क्या हो गया अभी, लार्ज कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, लार्ज कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, इनिशियल एंड एनुअल डिस्क्लोजर। यस। ठीक है, एज पर सर्कुलर डिस्क्लोजर, पर ये जाना होता है एज पर सर्कुलर। जिसको नॉन एप्लीकेबिलिटी है वो मोस्टली रिजल्ट के साथ ही इंटीमेट करा लेते हैं। हम्म। ऐसा लास्ट टाइम चेंज हुआ था, बीएससी ने अपनी जो अपलोडिंग का फॉर्मेट है वहीं से वो डाटा पूछ के डिक्लेरेशन ले लेती है कि आप लार्ज कॉर्पोरेट हो के नहीं। ओके। उसके बाद अभी हम पहुंचे, कहाँ तक पहुंच गए, रिलेटेड पार्टी हो गया, पैसिव हो गया, मंथली क्वार्टरली डिफॉल्ट हो गया। अब क्या, अभी हम अप्रैल हुआ, मई हुआ। अब मई में आपने जी। क्या किया, आपने मीटिंग में डायरेक्टर रिपोर्ट अप्रूव की तो आपको एनजीटी 14 एप्लीकेबल होंगे, यस। एप्लीकेबल। फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड डायरेक्टर रिपोर्ट के, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। रिपोर्ट के, राइट। उसके यस। बाद क्या करोगे, ये आपने फाइल कर दिया 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग करके। यस। 30 डेज। फिर मई आ गया, अभी मई में और क्या करना है आपको, पैसिक्स भी आप कर चुके, आपने बोर्ड मीटिंग भी बुला दी, डिस्क्लोजर्स भी दे दिए। अब आप आए जी। जून में, जून में कुछ करते हो? जून में, जून 30 के पहले DPT 3 फाइल होना है, वो पहले लिख दिया आपने। उसके बाद सेम क्वार्टर रिपीट हुआ। जी। हाँ, तो अब उसके बाद जब आपका एनुअल रिपोर्ट का काम आया तो आपको, अब आपको जी। बनानी एनुअल रिपोर्ट, फाइनलाइजेशन होना है आपका। ये आपने अकाउंट अकाउंट अप्रूव कर दिया, लेटर यस। रिपोर्ट कर दी, तो आप ईजीएम कर, जी। एजीएम कर। यस। तो एजीएम कन्वीन करने के टाइम आपको एजीएम नोटिस जो है यस। सेंड टू स्टॉक एक्सचेंज है, कब, ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच टू शेयर होल्डर। ठीक है, जी। अलोंग विद एनुअल रिपोर्ट। और क्या है, अभी आपने नोटिस दे दिया एनुअल रिपोर्ट की हमारी मीटिंग होने वाली है, फिर आपने ईवीएसएन जनरेट करके, आरओएम अपलोड करके, नोटिस अपलोड करके, ईवीएसएन एक्टिवेट करवा दिया। हम्म।
और ई वोटिंग। वोटिंग। फिर आप एजीएम कंडक्ट करते हो। जी। कंडक्ट दी एजीएम। फिर क्या करते हो इसमें, फॉर्म फाइल करते हो आप, MGT 14 जी। अगर वीसी के थ्रू है। रिपोर्ट एमजीटी ऑन EGM B M15 एमजीटी MGT 15। ठीक है। और कोई अगर जी। अदर एप्लीकेबल रेवोल्यूशन फॉर्म आपकी आइटम्स के बेस पे। पोस्ट। जी, पोस्ट EGM AOC 4 एंड MGT 7 आइटम एप्लीकेबल हो जाएगा। और ईजीएम होने के बाद आपको प्रोसीडिंग एक्सचेंज को भेजनी, यस, स्टॉक एक्सचेंज। टू एक्सचेंज। उसके बाद वोटिंग रिजल्ट देना है। फिर और क्या करना है आपको, सोचो।